हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉरर एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसको सुनने के बाद बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें। मैं बात करने वाला हूं रितेश शर्मा के बारे में, जो कि बिलोंग करता था एक लखनऊ के शहर से। और रितेश शर्मा एक बहुत ही मध्यम वर्ग फैमिली से बिलोंग करता था। और वो इकलौता अपने घर का कमाने वाला लड़का था। उसकी मेहनत और मशक्क़त देख के उसको लखनऊ एक जॉब का ऑफ़र उसको मिलता है और वो उस ऑफ़र के लिए लखनऊ चला जाता है उस जॉब के लिए। तो रितेश शर्मा जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल लड़का है और मतलब अभी उसकी शादी नहीं हुई है, वो कुंवारा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शादी होने के बाद ही इंसान घर की ज़िम्मेदारी सँभाले। माँ-बाप भी होते हैं और बहन भी होती है। तो उसके भी एक माँ-बाप और एक बहन हुआ करती थी। तो वो लखनऊ जाता है रोज़ी रोटी की तलाश में, जो कि उसको पहले से एक नौकरी का ऑफर मिला होता है। लखनऊ पहुंचने के बाद उसको सबसे पहले चीज़ चाहिए होता है उसको रूम। तो वो एक पहले तो वो जर्नी करता है ट्रेन से और फिर उसके बाद वो पहुंचता है नोएडा। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा यूपी का एक जगह है। तो वहाँ पे वो नोएडा में जाता है, उसको जॉब की ऑफर होती है। तो लखनऊ से वो नोएडा जाता है और वहाँ जाने के बाद वो एक सस्ता रूम खोजता है और काफ़ी सस्ता होता है। और चौंका देने वाली बात ये होती है कि उसके पहुँचते ही जो उस रूम का जो लैंडलॉर्ड होता है, जो उसका जो मालिक होता है, वो उससे पैसे की बात ही नहीं करता। वो कहता है कि ठीक है, तुम 2-3 महीने रह लो और उसके बाद तुम्हारा जब मन होगा तुम पैसा मुझे पे कर देना। तो रितेश इस बात को सुन के काफ़ी खुश होता है। उसको लगता है कि नया शुरुआत है और इतनी अच्छी शुरुआत मेरे साथ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो रितेश खैर अपना सामान शिफ्ट करता है वहाँ पे। सामान के तौर पे उसके पास कुछ कपड़े होते हैं, कुछ बर्तन होते हैं। तो वो शिफ्ट करता है और शिफ्ट करने के बाद वो अपनी जॉब को जॉइन कर लेता है। वो एक कंपनी में, वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसकी जॉब लगती है, जहाँ पे कुछ बिस्किट्स की कंपनी होती है। तो वहाँ पे वो पैकेजिंग का काम वो देखता है। तो रितेश आगे बढ़ता है, जॉब करता है। लेकिन रितेश के साथ इससे पहले बहुत बड़ी घटना घट चुकी होती है, जिसके बारे में रितेश को बिल्कुल भी पता होता ही नहीं है। क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल होता है। वो आसानी से लोगों पे बिलीव करना और आसानी से किसी की बात में आ जाना उसका एक स्वभाव है। तो वो जब ट्रेन में जर्नी कर रहा होता है तो उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो उसको बहुत ही नॉर्मली तरीके से उसको समझ लेता है और वो आगे बढ़ जाता है। बहरहाल जब वो पहुंचता है नोएडा में और वो जब रूम लेता है तो होता क्या है कि वो मकान मालिक बहुत ही अच्छा होता है। वो देखता है कि चलो यार, रमेश बहुत गरीब है और इस तरीके के, तो चलो उसने सपोर्ट कर दिया। ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो सकता है। तो फिर वो रूम लेता है और जॉब शुरू करता है अपना। 1-2 दिन होता है, उसके बाद से उसके रूम के बाहर एक मतलब बरामदा टाइप का होता है, गलियारा टाइप का होता है, जहाँ पे लोग आ जा सकते हैं, टहलते हैं लोग। तो वो क्या होता है, रात के वो खाना वाना खा के अपना आराम से और अपना जो भी बनाना वाना होता है खाता है। फिर उसके बाद वो रात को जो है वो सोने की तैयारी करता है। यहाँ से मेन जो है उसके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो शुरू होती हैं। अचानक से रितेश रात को सोता है और सोने के बाद उसको ठीक 12:30 बजे उसको ऐसा लगता है कि उसके रूम के बाहर कोई चल रहा है। तो रितेश को लगता है कि चलो यार, बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लायक नहीं है, कोई टहल रहा होगा रूम के बाहर। लेकिन और नॉर्मल सी बात है कि हम भी होते तो हम भी यही सोचते कि यार चलो कोई टहल रहा होगा, क्यों किसी को डिस्टर्ब करने जाया जाए। तो लेकिन कुछ देर टहलते-टहलते हुआ, उसके बाद फिर उसको घुंघरू की आवाज़ आने लगी। जैसे कोई चल रहा है और घुंघरू की आवाज़ भी आ रही है उसके साथ-साथ। और अब उसको ये लगता है कि यार यहाँ पे तो जहाँ जहाँ उसने रूम लिया था वो पूरा का पूरा बॉयज़ के लिए था, वहाँ गर्ल्स अलाउड थी ही नहीं। तो उसको ना अचानक से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है उसको, और जैसे झम, 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 झम करके कोई चल रहा हो बाहर। और बड़ा डरा मतलब मुझे सोच के इतना डरावना लगता है कि अचानक से 12:30 बजे, जहाँ पे लड़की का कोई नामो-निशान नहीं, लड़की शब्द से कोई परिचय नहीं, वहाँ पे एक एक मतलब 12:30 बजे रात को कोई बाहर टहल रहा हो और झम, झम घुंघरू की आवाज़ें बज रही हों। तो उस रात वो थोड़ा इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है और सो जाता है।
फिर नेक्स्ट डे वो अपना जो उसका रूटीन होता है वो रूटीन करता है, और रूटीन करने के बाद फिर जब वो रूम पे आता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं कि यार अगर ये चीज़ें मेरे साथ हुआ तो कहीं आज भी ना हो। नॉर्मली हर किसी के साथ होता है। तो वो फिर से अपना खाना वाना बनाता है और खाता है और सोता है। अचानक से नेक्स्ट डे उसके डोर पे कोई नॉक करता है। धक 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 कोई नॉक करता है उसके गेट पे। तो वो सोचता है कि हो सकता हो कि कोई परेशान, लेकिन सवाल मेरा यहीं खड़ा होकर मतलब खड़ा हो जाता है कि यार 1 डेढ़ बजे रात को गेट कौन नॉक करेगा? रूम रेंट लैंडलॉर्ड के अलावा कौन उस गेट पे नॉक कर सकता है? वो भी यही सोचता है। वो जब गेट खोलता है, उठता है, सोचता है कि चलो देखता हूँ है कौन, तो वो फिर गेट खोलता है तो कोई नहीं होता है और वो गेट बंद कर देता है। गेट बंद करने के बाद फिर वो अंदर चला जाता है। उसको लगता है कि चलो कोई पता नहीं कुछ होगा। फिर अचानक से 10 मिनट बाद जैसे उसकी आंख लगने वाली होती है फिर कोई गेट नॉक करता है। इस बार वो इग्नोर करता है, लेकिन फिर लगातार कंटिन्यूसली वो गेट नॉक होता रहता है। वो उठता है और जाता है, गेट खोलता है, देखता है कहीं कुछ नहीं। उसको लगता है कि मुझे हो सकता हो मुझे कोई बेवकूफ़ बना रहा हो या कोई शरारत कर रहा हो मेरे साथ। लेकिन फिर अब जो कल को जो चलने की आवाज़ें आ रही थी वो पूरा दौड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे लग रहा है कि उस गलियारे में कोई घुंघरू पहन के कोई झमझम 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 कोई दौड़ रहा हो, और इधर से दौड़ने जा रहा है, इधर से दौड़ रहा है। ऐसा पता चलता है, कानों से सुन के पता चल जाता है कि कोई ऐसे दौड़ के जा रहा है, कोई ऐसे दौड़ के जा रहा है। तो उसको ये लगने लगा। अब जो था, अब जो रितेश था वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उसको डर लगने लगा कि यार मतलब है कौन आखिर। फिर वो नेक्स्ट डे वो उठता है और वही अपना शेड्यूल रहता है, जॉब जाता है, जॉब से आता है। लेकिन इस बार वो जो है जो मकान मालिक होता है उसको इस बार वो बताने के लिए सोचता है कि आखिर कौन है इतनी रात को जो मतलब इस तरीके से उपद्रव मचा रहा है, ना सोने दे रहा है ना मतलब। फिर वो मकान मालिक को बोलता है कि भैया, और आपके जहाँ आपने जो मुझे रूम दिया है यहाँ बाहर कोई आपके घर में कोई लेडी उडी है क्या जो मतलब इस तरीके से दौड़ती है? तो मकान मालिक कहता, पहली बात तो मेरा घर नहीं है, ये एक प्लॉट है, और यहाँ पे आपको भी पता है मैंने सब बॉयज़ को रखा है। और लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं एक बार इस पूरे जो भी इस पूरे प्लॉट में जितने भी बच्चे हैं मैं एक बार उनसे पूछता हूँ कहीं उन्होंने चोरी छुपे कोई लड़की तो नहीं बुला रखी है। तो वो रूम के सब बच्चों को बुलाते हैं, और जॉब भी करने वाले होते हैं उसमें, स्टडी भी करने वाले होते हैं, तो वो सबको बुलाता है और सबसे पूछता है कि यार अगर बताओ अगर किसी ने कोई भी लड़की बुलाया हो या इस तरीके का कोई भी हो तो मुझसे कह सकता है, मैं इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लूंगा। तो कोई सब कहते हैं यार मैं तो मतलब स्टडी कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा ऐसा है मेरा वैसा, मुझे क्या ज़रूरत है लाने की। तो बहरहाल ये बात खत्म हो जाती है और रितेश शर्मा को बोला जाता है कि कहीं आपने तो नहीं बुला रखा है। तो रितेश बोलता है, अरे भैया अगर मैं क्यों बुलाऊंगा, अगर मैं मुझे बुलाना होता तो मैं कंप्लेन क्यों करता आपसे। तो उन्होंने उनको लगता है कि चलो यार तुम्हारा हो सकता हो तुम सपना देख रहे हो या कोई ऐसा ख्वाब देखा होगा तुमने जो तुमको लगता होगा कि ऐसी बात है। तो सब वो खत्म हो जाता है। फिर चौथे पांचवें दिन भी यही चलता है। सातवें आठवें दिन बाद क्या होता है कि रितेश अब प्रिपेयर्ड हो चुका होता है, वो जान चुका होता है कि ये कुछ ना कुछ तो है जो मुझे परेशान करे जा रही है। तो रितेश क्या करता, उस दिन जब उस दिन गेट नॉक होता है, दौड़ने की आवाज़ आती है, लेकिन उस दिन रितेश कोई रिएक्ट नहीं करता, वो आराम से चुपचाप लेटा होता है कंबल ढक के। तो फिर जब उस एक्चुअली क्या होता है कि ये इविल स्पिरिट है। बेसिकली जब भी आपके घर में या आप जहाँ रह रहे हो जब भी कोई ऐसी स्पिरिट होती है, ऐसी कोई इविल पावर होती है, एनर्जी होती है, तो वो अपना प्रेजेंस आपको बताती है कि मैं यहाँ हूँ। बट रितेश इग्नोर करने लगा। अचानक से वो गेट रितेश का खुलता है, और एक बहुत ही सुंदर लड़की, जो आप ये कह लो कि लगभग उसकी उम्र जो होगी ज़्यादा नहीं, 22-23 साल की एक लड़की, बहुत ही खूबसूरत लड़की, और वो उसका गेट खोलती है। और रितेश सो भी नहीं रहा होता है, वो बस ऐसा नाटक कर रहा होता है कि वो सो रहा है। जब रितेश उठता है और उसको देखता है तो एक तो उसको देखता है तो मतलब बहुत अचंभित होता है, और वो फिर रितेश जाता है। लेकिन वो मैं बता दूं कि वो जो लड़की होती है उसको वो देखने से कहीं भी नहीं पता चल रहा था कि वो एक इविल है या फिर वो एक बैड एनर्जी है उसको देखने से, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल जैसी लड़कियां होती हैं वैसे थी वो। और रितेश उठता है अपने बेड से और जाता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ रोज दौड़ती हो अगल बगल,
और सोसाइटी में कंप्लेन मैं कर चुका हूँ, तुम हो कौन, तुम क्यों मतलब इधर गलियारे में दौड़ती हो, क्या मतलब क्या सेंस है तुम्हारा दौड़ने का। तो वही अब वो जो लड़की होती है वो रोने लग जाती है अचानक से। वो कहती है कि मुझे घर वालों ने बहुत मुझे मारा है, पीटा है, मुझे घर वालों ने इस तरीके से मुझे परेशान किया, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती, तुम मुझे प्लीज़ अपने रूम के अंदर रहने की जगह दे दो। और अब रितेश भी जवान, रितेश क्योंकि एक युवावस्था में था और अकेला भी था, तो उसको लगा कि चलो यार एक बढ़िया मौका है और अपनी वासना भी पूरी हो जाएगी इससे। तो वो रितेश जो है उसको कहता है कि चलो ठीक है तुम आ जाओ। और वो लड़की जो होती है उसके रूम में इंटर कर जाती है। लेकिन वो लड़की उससे एक वादा करती है कि देखो मैं सिर्फ रात ही इस रूम में गुजारूंगी, सुबह मैं चुपचाप से चली जाऊंगी तुम्हारे उठने से पहले, और तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगे। रितेश, जिसकी आंखों पे एक खूबसूरत लड़की का मोह माया का पर्दा चढ़ा हुआ था, उसने बोल दिया ठीक है, और तुम जैसा चाहो, और मैं तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ, और तुम चाहो तो रात में आ सकती हो, रुक सकती हो। अब वो उस रात को जब उसके रूम के अंदर एंट्री किया उस लड़की ने, तो वो एक पॉलिथीन ली हुई थी वो लड़की, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स थे, बहुत कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। और जब वो लड़की उस पॉलिथीन खोलती है, तो उसके पॉलिथीन से सड़े सड़े फ्रूट्स निकलते हैं, जो कि बहुत सड़ा हुआ, जिसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। और खाने के नाम पे और उसके पॉलिथीन से सिर्फ नॉनवेज आइटम निकल रहा है, जैसे कि कोई मुर्गे का पंजा हो, बकरी का गोड़ हो, भैंस तक का मतलब नल्ला नल्ली जो होता है वो सब उसके अंदर था। तो वो रितेश से कहती है कि तुम कुछ खाओगे। तो रितेश तो कहता कि हाँ मैं खाना मैं अगर तुम कुछ खिलाना चाहो, तुम्हारे पास कुछ है खिलाने के लिए, तो बिल्कुल चलो साथ में बैठ के खाते हैं। अब जैसे ही वो निकालती है उसके सामने, रितेश की तो आंखें फट की फटी रह जाती है कि ये साला है क्या, ये मतलब ये मेरे सामने ये चीजें निकाल क्या रही है ये। मतलब आप सोचो ना यार, आपके सामने कोई खूबसूरत लड़की सड़ा हुआ फल निकाले, सड़ा हुआ मांस निकाले, हड्डियां निकाले, तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में। तो रितेश को लगा ये पागल है। तो रितेश ने कहा बे तुम पागल हो, तुम भागो यहाँ से, मैं तुमको अपने रूम में नहीं रखूंगा। तो वो ये कहती है कि मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, इसीलिए मैं मतलब इन सब चीज़ों को मैं खा रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है खरीदने के लिए, मैं बाहर से जाती हूँ बिन के लाती हूँ और मैं खाती हूँ। रितेश नरम दिल का, उसको लगा कि हाँ भाई ये सही बोल रही है। उसके बाद रितेश ने उसको एक्सेप्ट किया और उसने बोला कि ठीक है इसको तुम फेंको, मेरे घर में कुछ बना है खाने के लिए, मैं तुमको वो देता हूँ, तुम वो खा लो। तो रितेश जो रोटी सब्जी थोड़ा बहुत रूखा सूखा बनाया रहता है, क्योंकि वो अकेला ही रहता है, तो वो निकाल के उसके सामने रखता है। तो वो धीरे धीरे 6 7 8 रोटी 10 रोटी वो खा लेती है। और रितेश सोचता है कि यार चलो भूखी होगी तो मतलब इतना तो कोई भी भूखा होगा इंसान तो इतना खा ही सकता है। तो वो खाती है, और उसके बाद जब वो सोने की बारी आती है कि अब कहाँ सोया जाए, तो रितेश कहता है कि ऐसा है कि मैं तुम्हारे लिए एक चादर दे दे रहा हूँ, तुम या तो तुम मेरे बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। तो वो पूरी तरीके से डिनाई कर देती है, इस बात को मना कर देती है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी मेरे साथ बेड पे सो सकते हो। अब रितेश कहता है कि चलो ठीक है, मैं सो जाता हूँ, तुम उधर मुंह करके सो जाओ, मैं इधर मुंह करके सो जाता हूँ। अब वो लड़की जब सोती है तो अच्छा देखने में वो इतनी खूबसूरत, लेकिन उसकी बॉडी से बहुत दुर्गंध आ रही थी, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी उसकी बॉडी से। और रितेश बहुत ही मतलब वो उसको भी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, इस बात को उसने पूरी तरीके से हाइड कर लिया। और वो सोती है और सोते सोते रितेश के गाल पे हाथ रख देती है। और जब रितेश के गाल पे हाथ रखती है तो रितेश थोड़ा सा एक मूड में चला जाता है कि यार क्या हो रहा है ये। तो और धीरे धीरे फिर रितेश के कमर में हाथ रख लेती है और उसको धीरे धीरे वो अपने पास मतलब खींचती है। तो रितेश कहता है यार तुम पागल हो, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, मतलब ये सही नहीं है। तो वो कहती है कि सही और गलत छोड़ो और मेरी मजबूरी को समझो, मैं बहुत सताई हुई हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो रितेश एक भावुक एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ उस लड़की को गले से लगा लेता है। और फिर वो लड़की मतलब रात भर उसके साथ संबंध बनाती है, और फिर वो सुबह जो होता है रितेश की आंख लग जाती है, वो सो जाता है, और सुबह वो लड़की गायब हो जाती है। रितेश सुबह उठता है तो देखता है वो चली गई है। तो उसको पता चल जाता है कि हाँ मतलब वो अपने वादे के अनुसार वो चली गई। लेकिन अभी रितेश को ये नहीं पता होता है कि वो एक वाकई में वो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में कि नहीं एग्जिस्ट करती है। तो अब फिर रितेश अब तो रितेश बड़ा खुश हो जाता है कि चलो यार ये तो बड़ा बढ़िया व्यवस्था हो गया,
कि मतलब इतना अच्छा व्यवस्था मेरे लिए, मैं जब से आऊँ तब से मेरे लिए अच्छा ही अच्छा हो रहा है। रहने के लिए फ्री का मतलब 2-3 महीना मुझे टाइम मिल गया। आते ही 7-8 दिन बाद मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई, जो कभी मुझे मिल नहीं सकती थी। रितेश तो बहुत खुश था, रितेश तो ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रहा था कि यार बहुत अच्छा तूने मुझे मेरे साथ किया। और रितेश बड़ा ही खुश, अब वो जॉब भी मन लगा के कर रहा है। और वो लड़की अब कहीं न कहीं डेली उसके पास आने लग गई, और अब वो चीज़ें बहुत ही डेली स्तर पे वो चीज़ें होने लग गईं। और हमेशा वो चीज़ होने लगी, और आलम ऐसा आ चुका था कि रितेश पूरी तरीके से फिजिकली रूप से रितेश पूरा कमज़ोर हो चुका था। रितेश की बॉडी पूरी सूख चुकी थी, और अब वो बीमार पड़ गया था, और बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर वीक महसूस कर रहा था। वो अब काम में अपना मन और दिल नहीं लगा पा रहा था किसी भी तरीके से, और वो छुट्टी लेकर के बीमार पड़ने लगा, घर पे रहने लग गया। लेकिन वो जो लड़की थी वो डेली रात में आने लगी। रितेश कहीं ना कहीं उसको डाउट होता था कि यार ये आखिर क्यों रात को ही दिन में ये कहाँ जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन उसको बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों पे कुछ पर्दा चढ़ा हुआ था जो वो पूछ नहीं पा रहा था। तो अब रितेश को कहीं ना कहीं उससे लगाव हो गया, उससे प्यार हो गया बहुत ज़्यादा। रितेश उसके करीब हो गया, उसको उसको सच मानने लगा। उसको लगा कि हाँ यार, बहुत अच्छी लड़की है, मुसीबत की सताई हुई है। उसको क्या पता कि ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है किसी को फंसाने के लिए, और रितेश के साथ वही हो रहा था। अब रितेश ने जब उससे क्वेश्चंस करना शुरू किए, उससे पूछना शुरू किया कि तुम्हारा घर कहाँ था, तुम्हारे माँ बाप कौन थे, क्यों तुम इस तरीके से हो, और वो रात को ही आती थी। अब अचानक से हुआ क्या कि जब वो रितेश के साथ जब वो क्लोज हो रही थी, उसके पास आ रही थी, उससे कुछ चाह रही थी, कुछ पर्सनल टाइम एक्सपेंड करना चाह रही थी, तो रितेश ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। रितेश ने कहा देखो यार, ऐसा है कि ये चीज़ें जो तुम कर रही हो, और तुमको मतलब एक तो तुम बोलती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ ये वो, लेकिन क्या ये यहीं तक सीमित है क्या? इसके आगे दुनिया नहीं है? अब वो भाई साहब, इतना रितेश के बोलने के बाद उसका जो चेहरे का रूप था ना, वो पूरा बदल गया। वो उठ के बैठ गई रितेश के ऊपर, और रितेश का गर्दन पूरा अपने हाथ में उसने ले लिया। और रितेश का गर्दन हाथ में लेते ही मतलब उसकी आंखों का रंग अचानक से बदलने लगा, उसके फेस एक्सप्रेशन अचानक से बदलने लग गए। और रितेश देख किसी को काफी परेशान हो गया यार, कि मतलब अभी इतनी खूबसूरत और इतना सब कुछ, इतना प्यार मोहब्बत, अचानक से मेरे एक बात मना करने पे इसका ये रिएक्शन, इसका ये चेहरा। रितेश पूरी तरीके से डाउट में। और अब वो जो है मकान मालिक को, अब वो जाके ये बात उसने बता दिया कि भैया, और एक लड़की है वो डेली आती है रूम में, उसने मेरे को ऐसे ऐसे बोला ये वो। और अब वो लड़की जो कहीं उसके साथ जो संबंध स्थापित करती थी, अब वो जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई, और ये मना करने लगा तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई। शुरू शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत मज़ा आया कि यार बहुत अच्छा है मेरे साथ, लेकिन अब वो धीरे धीरे मज़ा उसके लिए सज़ा बनने लग गई, और वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, बीमार रहने लगा, काम छोड़ दिया, रूम पे बैठा रहता था, 24 घंटा गेट बंद करके बैठा रहता था। रात को ज़बरदस्ती गेट बंद करके रखता था, वो ताला लगा के रखता था, लेकिन ताला टूट जाता था अचानक से ही। और वो खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर उसका जो मकान मालिक होता है, जब ये सब बातें वो अपने मकान मालिक से शेयर करता है, तो मैंने बताया कि मकान मालिक एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है, और उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है। और उसके साथ एक दिन इंसिडेंट ऐसा हुआ रितेश के साथ, ये सब डिस्कशन करने के बाद मकान मालिक से कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वो डेली रात में आ रही है, इस तरीके से कर रही है, मेरे सामने मजबूरी का बहाना बनाया, और इस तरीके से मेरे साथ चीज़ें कर रही है। तो मकान मालिक काफ़ी इमोशनल टाइप का था। उसने कहा चलो ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो पहले तो तुमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने अगर ये चीज़ किया है तो चलो, मैं भी देखता हूँ उसकी क्या मजबूरी है। अब ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसने बोला मकान मालिक को, उसने कमरे के अंदर कहीं छुपा दिया, और और उस पूरे प्लॉट के अंदर जो 2-4 लड़के थे उसको भी छिपा दिया उस रूम के अंदर, और उनसे ये बताया कि अब ये आएगी तो आप लोग देखना इसका रिएक्शन। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो लड़की जब एंट्री करती है रूम के अंदर, उसको कोई नहीं देखता है, गेट अपने आप खुलता है, लेकिन रितेश को दिख रहा होता है, बाकी लोग को कुछ नहीं दिखता है। गेट खुलता है और रितेश देखता है, और जब वो लोग बाहर निकलते हैं, तो वो रितेश ये कहते हैं यार, ये जो गेट खुल रहा है यहाँ तो कोई है ही नहीं, ये गेट खुल कैसे रहा है? तो रितेश कहता है नहीं, ये खड़ी तो है सामने, यहाँ पे ये सामने ही तो खड़ी है ये। और वो लोग नहीं देखते। तब उसके बाद रितेश को ना इतना तेज चटकना लगता है दिमाग में, वो पूरी तरीके से मतलब
पागलपन की स्थिति में आता है कि यार आखिर जिस लड़की के साथ मैं प्यार कर रहा था, जिस लड़की की मजबूरी समझ रहा था, जिस लड़की की हर बात मैं सुन रहा था, जो मेरे साथ इतनी रातों से थी, अचानक से ये है क्या? मतलब किसी को दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ मुझे दिख रहा है। अब इसके बाद उस मकान मालिक को साफ वो बोलता है कि देखो, तुम हो चुके हो पोजेस्ड, तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर चुकी है, तुमको कब्जा कर चुकी है। वो मकान मालिक फिर एक बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक होता है, वो उसके पास, क्योंकि उसके ज़्यादा पास ही एक मतलब शमशान घाट था, तो उस शमशान घाट में उसका मकान मालिक उसको ले जाता है। और वहाँ एक अघोरी होता है जो कि तांत्रिक क्रियाओं में इन लोगों का बहुत बड़ा परचम लहराता है। ये लोग बहुत ही तांत्रिक क्रियाओं में इन लोग का बहुत ही ऊंचा स्थान होता है, और शायद अघोरी से कोई पंगा भी नहीं लेना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। तो उसका मकान मालिक उस अघोरी के पास ले जाता है, और जो भी चीज़ होता है उसको बता देता है। तो अघोरी उसके माथे पे हाथ रखता है रितेश के, और वो सब कुछ देखता है। फिर वो जो रितेश से शुरू में जो बहुत पहले बहुत बड़ी गलती हुई होती है, अब उसको पता चलता है। तब वो अघोरी कहता है कि एक बात बता, जब तू ट्रेन से आ रहा था तो तुझे कोई महिला मिली थी? रितेश ने कहा, हाँ बाबा, मुझे एक महिला मिली हुई थी। तो अब वो जो अघोरी था वो उसका पूरा हुलिया बताने लग गया। अच्छा ये बता, उसके हाथ में काली चूड़ी थी? रितेश ने कहा हाँ। ये बता, काला साड़ी पहनी थी? रितेश ने कहा हाँ। ये बता, काला बिंदी लगाई थी, काला काजल लगाई थी? उसके बाल बहुत ज्यादा घने थे, आंख बड़ी बड़ी थी, और आंख में भी काजल लगाई हुई थी। मतलब उसकी चप्पल से लगाए साड़ी से लेके बाल तक सब काला काला था ना उसका। रितेश ने कहा, बाबा आपको पता कैसे है? मतलब क्या बेटा, तू छोड़ दे मेरी बात। तेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे ऊपर एक ऐसी गंदी चीज छोड़ी गई है जो तुझे चूस के खत्म कर देगी, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, तुझे मौत के घाट उतार देगी, तुझे आत्महत्या करने पे मजबूर कर देगी। अब वो लड़का वो अघोरी के सामने कहता है कि बाबा वो मुझे एक मतलब अंगूर लेकर के वो आई थी, और मतलब वो अंगूर खा रही थी, तो उसने मुझे भी दे दिया खाने के लिए। मुझे लगा कि भाई उसको मना करने पे बुरा लगेगा, लेकिन मैंने वो अंगूर, चूंकि उसको बुरा ना लगे, तो मैंने वो अंगूर लेकर के उससे खा लिया। तब उस अघोरी ने कहा कि उसने उस अंगूर के अंदर मारण विद्या की हुई थी, और वो एक ऐसी चुड़ैल को साध कर तेरे पास छोड़ी है कि वो पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर देगी, और वो जितना तेरे साथ अपनी शरीर की जरूरत पूरा करेगी, वो उतना ही उस औरत को जाकर प्रॉफिट देने वाली है। और ये उस इविल स्पिरिट और उस औरत के बीच में एक डील है, और तू बलि का बकरा बन रहा है। लेकिन रितेश पूरी तरीके से शॉक्ड कि ये, मतलब रितेश सोचो ना यार, मतलब आप रास्ते में जा रहे हो और आपको पता भी नहीं, और आपके साथ अचानक से ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने लग जाए। और वो जो मकान मालिक था वो देख के तो पूरा डिस्टर्ब कि यार ये ऐसा कभी मेरी प्लॉट में कभी आज तक नहीं हुआ, और अचानक से। और वो मकान मालिक अब उसको बोलता है कि रितेश देख, तू मेरे रूम में मत रह, तू अब कहीं और रूम ले ले, तू कहीं शिफ्ट हो जा। क्योंकि उसकी इमेज की बात होती है, अगर कल को पता चल गया कि उसके प्लॉट में कुछ भूतिया घटना हो रही है, कुछ इस तरीके का चीज हो रहा है, तो कोई भी नहीं रहेगा, जो लोग रह रहे हैं वो भी लोग भाग जाएंगे। तो वो जो अघोरी होता है, वो उसको कहता है कि ठीक है रुक, मैं तेरे साथ एक क्रिया करूंगा, और उसमें अगर तू झेल गया तो वो चीज तेरे सर से हट जाएगी। अब वो तांत्रिक उसके साथ जो क्रिया करता है, उसका दोस्तों दोनों हाथ बांधता है, उसका दोनों पैर बांधता है, और उसको दोनों हाथ पैर बांध के एकदम सीधा लेटा देता है। और उसके पूरे उसका जो पेट होता है, उसके ऊपर कुछ, पेट के ऊपर कुछ देख के जब वो मंत्र पढ़ता है, कुछ अचानक से कुछ वो मंत्र पढ़ता है, तो मंत्र पढ़ने के बाद दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है ये। मुझे एक दोस्त के द्वारा पता चली, एक सच्ची घटना है ये। और उस जैसे ही वो मंत्र पढ़ रहा था, उसके पेट में जो कील होता है, कांटी होता है, वो कांटी ऊपर आने लगा, मतलब उसके पेट में एक कांटी का स्ट्रक्चर मतलब पता चलने लग गया। और वो जैसे वो घोरी उसको पूरा पकड़ रहा था, उसको पूरा पकड़ रहा था, और अचानक से वो लड़का जो है ना उल्टी करने लगता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, उतना दिन पहले का, एक आध महीने पहले का अंगूर खाया हुआ
वो अंगूर वैसे ही मुंह से उल्टी कर रहा है उसके सामने, वैसे ही खड़ा खड़ा अंगूर उसके मुंह से निकल रहा है। मतलब ये ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक को जो लोग मजाक समझते हैं वो बहुत ही बड़ी भूल करते हैं। कभी ब्लैक मैजिक को मजाक मत समझो, ये सरकार के द्वारा भी ये चीज बैन है। अगर सरकार ने बैन लगाया तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी है जो एक, मतलब एक एनर्जी के साथ खेलना होता है। वो ऊर्जा एक अलग पैरामीटर पे काम करती है, उसके लिए एक अलग तरीके का शरीर और अलग तरीके का साधना होता है, जो कि आप और हमसे बहुत हटके वो चीजें होती है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ लोग हैं। तो वो जो लड़का होता है वो खड़ा खड़ा अंगूर की मतलब ऐसे मुंह से निकल रहा होता है। उगलने के बाद उसके मुंह से काफी ब्लड गिरता है। ब्लड गिरता है, बहुत रोता है, चिल्लाता है। उसके बाद उसके बाद उसको कम से कम 10 से 12 दिन के लिए वो बेड रेस्ट होता है। वो मकान मालिक उसकी कंडीशन देख करके उसको कहता है कि चलो ठीक है, तुम रह लो। 10 12 दिन रहता है, फिर उसके बाद वो नोएडा शहर छोड़ करके लखनऊ वापस आ जाता है और लखनऊ में अपनी छोटी मोटी जॉब करता है। लेकिन उसके जो दिमाग पे असर होता है, मैं बता दूं, जब भी कोई स्पिरिट किसी को पोजेस्ट करती है या किसी को दिखती है या किसी के साथ वो शारीरिक संबंध या कुछ भी ऐसा बनाती है, तो उसका असर जो होता है, क्योंकि हर एक चीज का एक अंश होता है। वो अगर इंसान पैदा होता है तो 9 महीने माँ के पेट में रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे ही बनता है उसका शरीर, और फिर वो पैदा होता है और फिर पैदा होते ही उसके मरने की भी गिनती उल्टी शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ता नहीं, उसका घटता है। तो ऐसे ही जब कोई भी एनर्जी आपको पोजेस करती है तो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसका एक एक पोर्टल होता है। तो जैसे ही वो छोड़ती भी है तो वो अचानक से नहीं छोड़ती है, वो धीरे धीरे ही छोड़ती है। तो रितेश लखनऊ आता है, पूरी तरीके से वो मेंटली ठीक नहीं होता है। उसकी घर में जो उसके माँ बाप होते हैं, वो जब ये बताता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, तो उसके घर वाले फिर उसको कहते हैं कि रितेश अब तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, यहीं कमाएगा, जो भी कमाएगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन घर पे रह के कमाएगा। हम लोग चटनी रोटी खाएंगे लेकिन यहीं खुश रहेंगे। तो अब रितेश नोएडा छोड़ चुका होता है, वो घर आ जाता है। और ये एक सच्ची घटना है। मेरा दोस्त है एक सुरेंद्र, जिसका वो दोस्त है, उसने मुझसे बताया, उसको पता चला कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला हुआ है और मैं इस तरीके की वीडियोस शेयर करता हूँ। तो उसने कहा यार भाई, लोगों को बताओ, लोगों को जागरूक करो कि जो जो लोग इस चीज़ को मजाक समझ रहे हैं, मजाक नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं जो पॉडकास्ट के नाम पे लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं, सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको बताया वो एक अनुभव है, वो एक एक्सपीरियंस है वो। और मैं जो भी, मेरी आज तक जितनी भी वीडियो अभी तक जो पड़ी हैं, आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लो, वो रियलिटी को मैं फेस करता हूँ। तो इसी के साथ रितेश की ये कहानी थी जो रितेश के साथ घटी। और आप भी कभी भी कोई भी कुछ भी खाने के दो रास्ते में या कुछ भी, क्योंकि वो कुछ भी दे सकता है आपको, कुछ भी, आप किसी भी ट्रैप में आ सकते हो। बैड एविल्स को एक बहाना चाहिए होता है। तो मेरी आपसे यही आग्रह है, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेफ रहो और किसी पे भरोसा मत करो। बस किसी पे भरोसा करने का ही नहीं है, भरोसा नहीं करना है किसी पे। तो इसी के साथ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो